हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड वीडियो, जो इंपॉर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग जो भी एग्जाम है, केबीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या बिहार का जो बीपीएससी 4 जो टीआरई 4 है वो, या फिर यूपी टेट, यूपी में जितने भी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स होंगे, एलटी ग्रेड का या फिर अदर स्टेट में जो भी पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे, या नेट यूजीसी नेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर इन ब्रिटिश लिटरेचर, और उनकी मैं दो पार्ट आपको अपलोड कर दिया हूं वीडियो, जिसमें पहला वीडियो है इनकी बायोग्राफी को लेकर, और दूसरी जो पार्ट मैंने बनाया था उनके कुछ मेजर वर्क, जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था आपको डैफोडिल्स और टिंटन एवे के बारे में। तो टिंटन एवे और डैफोडिल से जो भी मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी रिपीटेड होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको अपलोड कर दिया है। तो आई होप उस वीडियो को पहले आपको देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो पर हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि पार्ट थर्ड जो है आज का वीडियो में कौन से मेजर वर्क को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द प्रील्यूड, और उसके बाद लिरिकल बैलेट्स को डिस्कस करूंगा। ये काफी ज्यादा यहाँ से दो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की कह सकते हैं एक मास्टरपीस है प्रील्यूड, और कह सकते हैं लिरिकल बैलेट जो था, यहाँ से रोमांटिसिज्म जो स्टार्ट होती है लिरिकल बैलेट 1798, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ब्रिटिश लिटरेचर में। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको देखना आपको अंत तक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये जज बिल्कुल ना करें कि आप मेरे चैनल पर व्यू कम है तो इस वजह से आपको ये नहीं देखना चाहिए वीडियो। प्लीज एक बार चैनल को विजिट कीजिए, पूरी अंत तक देखिए, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन की जो लेवल है वो क्या है और कैसा है। किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको, और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों द प्रील्यूड। दो द प्रील्यूड जो है ना दोस्तों, ये विलियम वर्ड्स का एक मास्टरपीस आपका कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं 28 के स्टेज में ही इन्होंने ये मतलब कह सकते हैं एक ऑटोबायोग्राफी है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इसमें हम देख सकते हैं। और ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये अपने लाइफ में जब तक ये जिंदा रहे तब तक ये पब्लिश्ड नहीं करवाया गया था, नहीं हुआ। इस मतलब कह सकते हैं कि जो प्रिल्यूड की जो अंतिम जो है उसमें ये टाइटल देकर द प्रिल्यूड करके पब्लिश किया जाता है 1850 में, जब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये काफी उनकी मतलब एक मास्टरपीस वर्क माना जाता है, एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप इसे काफी ज्यादा मतलब इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे, और यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा कि द प्रील्यूड जो है, ये द प्रील्यूड इसकी जो टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इज, ये भी था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी था दोस्तों। क्लियर है? दूसरी दूसरी बात हम करते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं? ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल बायोग्राफी है, जिसमें अपनी बचपन से लेकर टिल डेथ से पहले ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। दोस्तों, ब्लैंक वर्स होता क्या है? जिसका कोई राइमिंग फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, तो उसी को ब्लैंक वर्स बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो प्रिल्यूड है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से पूछ सकता है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ये भी क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से दिमाग में रख लेंगे प्लीज। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट किया था लिखना 1798 में, और कह सकते हैं 1798-99 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था।
और जो वॉल्यूम था, लास्ट वॉल्यूम को छोड़कर मतलब इसमें 14 बुक्स आपको देखने को मिलेंगे। 14 बुक्स छोटे छोटे पोम्स है, ठीक है। तो 13 बुक्स जो है ना 1805 तक इसको फिनिश कर लिए थे, लेकिन जो लास्ट 14 बुक्स 14वां बुक था वो लास्ट में यानी डेथ के बाद 1850 में कंप्लीट होता है। तो यहाँ आफ्टर हिज डेथ लिखा गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें 14 बुक्स, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रील्यूड में कितने बुक्स है, तो 14 बुक्स है। 13 बुक्स 1805 तक फिनिश कर दिया गया और 1850 में आपका 14 बुक्स हैं। तो दोस्तों जब ये आपका कह सकते हैं कि जब ये पब्लिश किया गया था, ठीक है, पब्लिश किया गया था, तो पोस्थुमसली मतलब एक अननोन कह सकते हैं कि जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बुक जो है पब्लिश की गई थी, तो इसमें बिना नाम से पब्लिश की गई थी। अननोन मतलब इसका कोई टाइटल नहीं था, कोई टाइटल बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो बुक था 14 बुक्स, उसको एडिटर सिर्फ मिस्टर कार्टर के देख रेख में, जो एक सेक्रेटरी थे, मिस्टर कार्टर एक सेक्रेटरी थे किसके, पोएट्स मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनके देख रेख में 14वां बुक पब्लिश की गई थी, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो जब तक टाइटल क्लियर नहीं था, द प्रिल्यूड या फिर कह सकते हैं पोएट्स माइंड, तब तक माना जाता था कि ये एसटी कॉलोनीज को डेडिकेटेड है। क्लियर है। फिर उसके बाद द टाइटल वर्ड्सवर्थ ने मतलब द पोम ऑफ कॉलोनीज इन्होंने दिया। फिर मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस टाइटल द प्रेल्यूड करके इन्होंने टाइटल दिया, उनकी वाइफ, ठीक है। उसके बाद इट प्रेजेंट इंप्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। तो इस तरह से उन्होंने बचपन से लेके अपने मैनहुड तक इन्होंने इसमें पूरी कलेक्शन देखने को मिलता है। एक जस्ट कह सकते हैं इट्स अ ऑटोबायोग्राफी, इट्स अ ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है। Wordsworth planned the prelude part of his long poem, The Recluse, okay, which Wordsworth never finished. जो मतलब उनका प्लान था कि ये लॉन्ग पोम हो और किस नाम से, द रिक्लूज के नाम से, जो कभी फिनिश ही नहीं हो। द प्रिल्यूड एक एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क था जिसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो जब ये प्रिल्यूड स्टार्ट हो चुकी थी लिखना, इन्होंने 28 के एज में ही स्टार्ट कर दिया था और बिगेन 1798 से स्टार्ट इन्होंने किया था। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एज उनका उस समय 28 था और 1798 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया और पूरी लाइफ इन्होंने इस पे मतलब वर्क किया है, लिखा है, लिखते चला गया है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ओके। और ये जो था ही नेवर गेव इट टाइटल, ही कॉल शुरू में पोम टू कॉलरिज और फिर उसके बाद डॉर्थी वर्ड्सवर्थ रेफर टू एज पोम ऑन द ग्रोथ ऑफ मेनी ओन माइंड्स। द पोम वाज अननोन टू द जनरल पब्लिक अंटिल पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, ओके। तो डेथ के 3 महीने के बाद एक टाइटल का पता चलता है, उस टाइटल का नाम द प्रिल्यूड दिया जाता है। उसके पहले एक जनरल पब्लिक के लिए अननोन था, टाइटल नहीं था। क्लियर यहां तक। तो ये सभी चीजें, हाँ। और ये टाइटल जो दिया गया था किसके द्वारा, उनके विडो मैरी यानी हचिंसन के द्वारा, ठीक है। चलिए 3 वर्जन था इस पोम का, 3 वर्जन में इसको पब्लिश मतलब प्रिल्यूड को करके इन्होंने लिखा था। पहला जो था आपका 1799 जो स्टार्टिंग, फिर 1805 जो कंप्लीट 13 बुक उन्होंने किया, फिर 1850। तो पहला जो 1799 था ये 2 पार्ट प्रील्यूड कहा जाता है, 98 99, कंटेनिंग द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ द पोम, लेटर पोम। फिर उसके बाद विच वाज फाउंड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डे सेलिंगकोट इन 1926, जिसमें यहां तक इन्होंने 13 बुक्स कंप्लीट कर लिया और शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, और इसमें 14वां बुक जो था उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ, जिसमें डेथ के बारे में लास्ट जो उनकी लाइफ रही ना उसके बारे में इन्होंने
पब्लिश किया। मैंने यहाँ पर कुछ 14 बुक्स की जो डिटेलिंग किया है दोस्तों, इस 14 बुक्स में कौन कौन सी बुक है, तो इस ये इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, फिर इसको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन है, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। पहला बुक में ये चीज दिया गया, उसी को कंटिन्यू करते हुए स्कूल टाइम को कंटिन्यू किया गया। फिर रेसिडेंस जो कैम्ब्रिज में उन्होंने रहा, उनकी जो घर है उसके बारे में डिटेलिंग है। फिर समर वैकेशन के बारे में उन्होंने लिखा है, अपनी उनकी समर वैकेशन उन्होंने अपनी स्पेंड टाइम वो कहाँ की, मतलब पूरी कंप्लीट उनकी जो लाइफ है, बायोग्राफी है, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। फिफ्थ बुक में उन्होंने बुक्स के बारे में लिखा है, कैम्ब्रिज एंड द अल्प्स के बारे में इन्होंने छठा बुक में लिखा है। सेवेंथ में ही हैज रिटेन रेसिडेंस इन लंदन। फिर एथ में रेट्रोस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने नेचर के प्रति प्यार दिखाया एंड लव ऑफ मैन। फिर उसके बाद इन्होंने 3 बुक में फ्रांस के बारे में ही लिखा, रेसिडेंस इन फ्रांस, उसी को कंटिन्यू किया 1911 में दोस्तों। फिर उसके बाद 12th बुक में आते हैं, उन्होंने इमेजिनेशन एंड टेस्ट के बारे में लिखा है एंड हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड के बारे में उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और 13th बुक इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंक्लूड किया उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन को लिखा है। क्लियर नहीं आता? चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ जो प्रील्यूड है ना, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया उससे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिया, इसी टाइप से आपका हूबहू क्वेश्चंस आपको रहेंगे। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की, ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो द वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज, दो वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड एक क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है, या बैलेड है, या एलेजी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, एक ऑटोबायोग्राफिकल स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में डाल सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल ना होकर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी डालेगा तो आपका आंसर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हो जाएगा। आंसर फर्स्ट का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रील्यूड? Europe at that time was thrilled with joy. France standing on the top of golden hours and human nature seemed born again. तो ये लाइन जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रही थी उस समय ये लिखी गई थी ये लाइन, और उस समय फ्रांस को टॉप पर दिखाया गया था, गोल्डन आवर्स चल रही थी। तो ये सभी चीजें इन द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आपका ये लाइन कोट किया गया है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन को एक बार आप मान लेते हैं 1-2 टाइम्स आप इसको देखना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो रिकॉल होते रहेगा, मेमोरी में सेट हो जाएगी। क्लियर है? वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन, तो वर्ड्सवर्थ जो है प्रील्यूड में कितने बुक लिखा? तो उन्होंने 14, टोटल 14 बुक्स है, 13 बुक उन्होंने 1805 तक लिख दिया, और लास्ट जो 1850 जो है 1850 में 14वां 14 बुक्स को उन्होंने लिखा था आफ्टर डेथ, और प्रील्यूड का टाइटल उनकी विडो जो वाइफ है मैरी हचिंसन उन्होंने दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर प्रील्यूड वाज पब्लिश? अब यहां पर क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में प्रील्यूड पब्लिश हुआ? तो 1850, 1850, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करना। 1805 भी दे दिया जाता है, लेकिन प्रील्यूड 1850 में पब्लिश्ड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस्ड? तो ऑटोबायोग्राफी जो वर्ड्सवर्थ है किसको एड्रेस किया है प्रील्यूड को? तो कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज को इन्होंने एड्रेस किया है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्रील्यूड? सेंट्रल थीम क्या है प्रील्यूड का? लव एंड रोमांस, नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ, वॉर एंड हीरोइज्म, अर्बन लाइफ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ नेचुरल पोएट भी कहा जाता है,
रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है, ये सभी चीजें नेचर हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है द प्रिल्यूड, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे रखे हैं। द प्रिल्यूड एक्सप्लोर द पोएट स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द नेचर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हिज आइडेंटिटी एंड इमेजिनेशन। जो नेचर है इनको उन्होंने मास्टर बताया, मदर बताया, नर्स भी बताया, ताकि वो हमें क्या कर सकते हैं, हमें हमारे आइडेंटिटी को शेपिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए उन्होंने नेचर को काफी जोर दिया है। नेचुरल पोएट भी कहा जाता है। विच पोएटिक फॉर्म इज यूज इन द प्रिल्यूड, किस पोएटिक फॉर्म को प्रिल्यूड में यूज किया गया है, तो ब्लैंक वर्स को यूज किया गया है, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। क्लियर है, तो ब्लैंक वर्स हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो इसको आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, आप इसे नोट डाउन कर लेना। चलो, इन द प्रिल्यूड व्हाट डज द स्टोलन बोट एपिसोड सिंबलाइज। तो प्रिल्यूड जो है उसमें स्टोलन बोट को किस एपिसोड में किस चीज के लिए सिंबलाइज किया गया है, तो इसमें अवेकनिंग टू द पावर ऑफ नेचर को किया गया। अवेकनिंग ओके टू द पावर ऑफ नेचर, जो नेचर की जो पावर होती है उसको उसकी जागने के सेंस में यूज किया है, राइज के सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। द बोट स्टीलिंग एपिसोड मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पोएट परसेप्शन ऑफ नेचर, फ्रॉम समथिंग ब्यूटीफुल टू समथिंग सबलाइम एंड वे इंस्पायरिंग इवोकिंग फियर एंड रिस्पेक्ट। तो ये सभी चीजें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट रोल डज इमेजिनेशन प्ले इन द प्रेल्यूड। तो कह रहा है कि इसमें से क्या जो है प्रिल्यूड में इमेजिनेशन का रोल प्ले किया है। इट इज डिसमिस एज चाइल्डिश, इट इज पोर्ट्रेड एज डेंजरस, इट इज सेंट्रल टू द पोएट डेवलपमेंट, इट इज यूज्ड टू एस्केप रियलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इट इज सेंट्रल टू द पोएट डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इमेजिनेशन इज अ की फोर्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक जर्नी, helping him interpret, experience and connect deeply with nature and his inner self। तो उनकी जो डेवलपमेंट है, कैसे उनकी बचपन चाइल्डहुड से कैसे एडल्टहुड और आगे तक वो उनकी जीवन रहती है, ओल्ड एज तक, तो उसी में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाई इज द प्रिल्यूड कंसीडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब यहाँ प्रिल्यूड को ऑटोबायोग्राफिकल क्यों कंसीडर, क्यों मानोगे। इट डिस्क्राइब फिक्शनल कैरेक्टर, इट रिकाउंट हिस्टोरिकल इवेंट, या इट नैरेट वर्ड्सवर्थ पर्सनल एक्सपीरियंस, इट फोकस ऑन पॉलिटिकल कमेंट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी, इट नैरेट वर्ड्सवर्थ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने अपनी जर्नी की बात की है। वर्ड्सवर्थ स्पेशली इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात की है इन्होंने। तो ये सभी चीजें यहाँ पर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं व्हाई इज द प्रिल्यूड कंसीडर रोमांटिक पोएम। इट फोकस ऑन अर्बन लाइफ, इट एम्फसाइज लॉजिक एंड रीजन, इट सेलिब्रेट नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इट फॉलो क्लासिकल पोएटिक फॉर्म। तो दोस्तों इसको इसीलिए रोमांटिक पोएम बोला गया क्योंकि ये सेलिब्रेट करता है नेचर को, इमोशन को और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को। तो ये इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है ना, मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रिल्यूड से एक भी क्वेश्चन आपको छूटनी नहीं चाहिए, जितने भी। तो ये चीजें ध्यान रखोगे प्रिल्यूड से, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिरिकल बैलेट्स, क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि आपको हम दो आज इनकी जो मेजर वर्क है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनती है हर एग्जाम के लिए। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं। क्लियर, चलो लिरिकल बैलेट्स कह सकते हैं कि एक यहीं से स्टार्ट होता है 1798। ये एक ऐसा टाइम है जहां से रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है, रोमांटिक पोएट। रोमांटिक इन द सेंस मतलब नेचर से लव की बात कही गई है। क्लियर है, तो इसमें 23 पोएम है, इसमें 23 पोएम्स है। और कह सकते हैं कि लिरिकल बैलेट्स जो है
ये जो आपका मतलब कह सकते हैं कि इट इज द इट यहां से क्वेश्चन बनता है। पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट जो है 1798 में, ठीक है, और ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर, यहां से क्वेश्चन यहां बनता है। एक क्वेश्चन आपको कि कब स्टार्ट हुई थी, 1798 में स्टार्ट हुई थी। लिरिकल बैलेट्स को 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता है, 1798, 1800, 1802 और 1805, ये 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता है। टोटल इसमें 23 बुक्स होते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का इसमें दोनों के एकम्पनाइड मतलब दोनों के सहयोगी से ये बुक पब्लिश होती है, दोनों की राइटिंग इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें राइटिंग आपको देखने को मिलेगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। 19 पोएम उन्होंने इसमें लिखा है। एस.टी. कॉलरिज का 4 इसमें आपको राइटिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें जो स्टार्टिंग जो है आपका, जो हम बात कर रहे हैं लिरिकल बैलेट्स की, तो इसमें जो स्टार्टिंग जो होती है वो आपका द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है, और जो लिरिकल बैलेट्स की जो अंतिम पोएम है 23rd, वो आपका टिंटन एवे है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यही सब बनती है। तो हम देखते हैं, ठीक है, मैंने आपको सब बताया, यहाँ पर जो भी आपको मैंने अभी बताया सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। द कंप्लीट टाइटल जो है लिरिकल बैलेट्स का, जो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुआ था ना 1798 में जब भी फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था, एनोनिमसली, मतलब इस टाइटल का नाम, इस जो पब्लिक लिरिकल बैलेट किसी का नाम नहीं था, गुमनामी, मतलब बिना टाइटल को पब्लिश कर, टाइटल मतलब नहीं, बिना नाम का पब्लिश किया गया था। राइटर नेम, पोएट नेम नहीं था, ना ही एस.टी. कॉलरिज का था, ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ का था। तो एनोनिमसली आपको पब्लिश कर दिया जाता। फर्स्ट टाइम जो लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है 1798 में होती है। दूसरा जो एडिशन, जो दूसरा वर्जन था इसका 1800, जिसमें जो टाइटल था, जो राइटर का नाम था, उसमें विलियम वर्ड्स वनली करके पब्लिश किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसमें प्रीफेस यूज किया गया था। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां से प्रीफेस यूज किया गया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि किस एडिशन में प्रीफेस यूज की गई थी। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश किए, 1800 में। तीसरा जो एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का, वो था आपका 1802, और यहां पर ऐड किया गया था अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। ये चीजें यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। चलो फोर्थ जो एडिशन है वो आपका 1805 में पब्लिश की गई है, और ये लास्ट एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का। और अमेरिका में जो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश की गई थी वो 1802 में पब्लिश की गई। यहाँ तक क्लियर है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारा इंक्लूड कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होने के बाद आप देखोगे नहीं, लेकिन देखो मैं कह रहा हूं इसको स्किप नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये वीडियो को देखना होगा इस विदाउट एनी स्किप। हु रोट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, तो यहां पर ऑब्वियस विलियम वर्ड्सवर्थ, क्लियर है। प्रीफेस सेट कौन किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विच पोम इन लिरिकल बैलेट्स इज बाय कॉलरिज, तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिससे लिरिकल बैलेट्स स्टार्ट होता है। सॉरी, टोटल कितने पोम है, 23 पोम। स्टार्टिंग किससे होता है, तो आपका द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, ठीक है। एक जो एंशिएंट मैरिनर है ना, एक सुपर नेचुरल नैरेटिव पोम है। सुपर नेचुरल नैरेटिव पोम है, किसकी है, एस.टी. कॉलरिज की है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इन द प्रीफेस। ओके, तो कह रहा है कि वो फेमस डेफिनेशन क्या है जो प्रीफेस में 1800 में यूज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सेकेंड एडिशन में। तो क्या था, अ मिरर हेल्ड अप टू द नेचर या द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर
या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, या थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है डिफाइन करते हैं प्रीफेस में, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स का मेन एम क्या था? क्या टू इमिटेट मतलब ना क्लासिकल इपिक्स को इमिटेट करना था, या टू इंटरटेन द एरिस्टोक्रेसी, या टू एक्सपेरिमेंट विथ पोएटिक डिक्शन एंड थीम, या टू प्रमोट सटायर। तो दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा। टू उनका मेन जो इंटेंशन था, मेन जो एम था, एक्सपेरिमेंट करना किस चीज को, पोएटिक डिक्शन और थीम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में। और इसमें ऑर्डिनरी लाइफ जो था ना नेचर के प्रति, ऑर्डिनरी लाइफ और नेचर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना था, यही मेन आपका एम था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज को का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिकल बैलेड्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ नॉट लगा दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब देखना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिरिकल बैलेड्स में देखने को नहीं मिलता है? तो दोस्तों यूज ऑफ रस्टिक लाइफ, रस्टिक मतलब देहाती लाइफ की यूज किया गया। एम्फेसाइज ऑन सुपरनेचुरल, यूज ऑफ डिबेटेड पोएटिक डिक्शन, या फोकस ऑन इमोशन। तो यहाँ पर जो किया गया है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एलिवेटेड पोएटिक डिक्शन को इसमें यूज नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें देखेंगे। अवॉइड किया गया है, यानी कलेक्शन जो डेलिबरेटली है अवॉइड किया गया है एलिवेटेड डिक्शन को। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पोएटिक फॉर्म डोमिनेट लिरिकल बैलेड? हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स एंड बैलेड मीटर, ओटावा राइमा, या टेरजा रीमा। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर। दोस्तों द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के साथ साथ इसका सब टाइटल भी था, अ विजन इन अ ड्रीम। अ विजन इन अ ड्रीम इसका सब टाइटल भी देखने को मिला है। तो कह सकते हैं इनका जो फुल टाइटल रहा है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, अ विजन इन अ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पोम इन लिरिकल बैलेड फीचर अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर मेंटली चैलेंज सन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 23rd बुक है, सॉरी 23rd पोम्स है। तो यहाँ पर 23rd पोम्स में से किस लिरिकल बैलेड्स की पोम में माँ और मेंटली चैलेंज सन के बीच में कन्वर्सेशन होता है? तो द इडियट बॉय, द इडियट बॉय जो था वो आंसर हो जाएगा आपका बी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पोम है फटाफट। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको बता देंगे कौन कौन सा इसमें बुक है और पोम है। तो थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज्यादातर इम्पोर्टेंट आपको देखा जाए तो एंशिएंट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और तिंटरनेवे, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन कभी कभी एक्सेप्शनल है, डाल दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम इन लिरिकल बैलेड्स क्रिटिक इन इनलाइटमेंट एम्फेसाइज ऑन रीजन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच पोम इन लिरिकल, किस लिरिकल बैलेड्स में क्रिटिक और इनलाइटमेंट किया गया है रीजन पर? तो द टेबल टर्न, द डैंजियन, या टिंटरनेवे, या द थॉर। द टेबल टर्न हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट। इसको हम देखते हैं। द टेबल टर्न जो है ना, द टेबल टर्न जो है इसमें अर्ग किया गया है। अर्ग करता है मतलब बातें करता है, बहस करता है, रीडर्स टू लर्न फ्रॉम नेचर रेदर देन बुक। मतलब हम लोग कहते हैं टेबल टर्न ये बताया गया कि हम लोग बहुत सारे चीजें नेचर से सीखते हैं कंपेयर टू बुक रेदर देन बुक चैलेंजिंग रैशनलिज्म। तो बुक से
जितना हम नहीं सीख पाते उतनी हम नेचर से सीखते हैं, नेचर। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोम इन लिरिकल बैलेट्स इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ मर्डर केस। तो लिरिकल बैलेट्स में किस पोम में रियल लाइफ मर्डर केस को एक्सप्लेन किया गया है? द थॉर्न, द मैड मदर, गॉडी ब्लेक एंड हैरी गिल, द कंप्लेंट ऑफ अ फोरसेकन इंडियन वुमेन। तो दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा आपका द थॉर। क्या हो जाएगा? द थॉर। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक्सप्लेनेशन, द थॉर्न जो है ये आपका रियल इंस्पायर्ड है एक रियल केस से जो इन्वॉल्विंग रहता है इन्फेंटिसाइड एंड पब्लिक सस्पिशन। इन्फेंटिसाइड, ठीक है, तो मर्डर केस में इन्वॉल्व रहता है। और मर्डर केस किस चीज की रहती है? इन्फेंटिसाइड और ओके पब्लिक सस्पेंशन। व्हाट डज द एल्बेट्रॉस सिंबलाइज इन कॉलेज पोम? तो एल्बेट्रॉस जो है एक बर्ड है, ठीक है, और ये कॉलेज जो है गिल्ट और बर्डन को सिंबलाइज करते हैं नेक के पास में। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आफ्टर किलिंग द एल्बेट्रस द मैरिन इज फोर्स्ड टू वियर इट अराउंड हिज नेक एज अ सिंबल ऑफ गिल्ट। ओके, which question number next, which poem ends with moral about loving all creature? तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो जाएगा जिसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। ठीक है, इसमें द मैरिनर लर्न्स, जो मैरिनर्स होता है नाविक जो होते हैं उसकी बात करें, वो सीखते हैं दैट लव फॉर ऑल लिविंग थिंग, हमें जितने भी लिविंग थिंग है उससे प्यार करना चाहिए। ओके, इज इसेंशियल फॉर रिडेम्पशन। What is the tone of the complaint of forsaken Indian women? तो what is the tone of the complaint of forsaken Indian women? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका joyful। क्या हो जाएगा? joyful। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर, ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी द पोम एक्सप्रेस द सॉरो, ये पोम जो है आपका किस चीज को बताता है? उदासी और आइसोलेशन ऑफ डाइंग वुमेन अबैंडन्ड बाय हर ट्राइब। चलो, विच पोम इन लिरिकल बैलेट यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो इसमें हो जाएगा ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है वो द मैड मदर में बताया गया है। द मैड मदर, द मैड मदर जो है, द मैड मदर जो है लिरिकल बैलेट्स का एक पोम है जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताया गया, जिसमें रिवील किया गया स्पीकर्स मेंटल स्टेट, जिसमें स्पीकर का मेंटल स्टेट कैसा होता है, जो स्पीकर है उसकी मेंटल स्टेटस कैसा होता है उसके बारे में, उसके मेंटल स्टेटस को रिवील किया गया, उसके उजागर किया गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रस्टिक लाइफ इन लिरिकल बैलेट? आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रस्टिक लाइफ? रस्टिक मतलब देहाती लाइफ जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी विशेषता क्या है? लिरिकल बैलेट, इट इज यूज्ड फॉर कॉमिक रिलीफ, इट रिप्रेजेंट मोरल डिके, या इट रिफ्लेक्ट प्यूरिटी एंड इमोशनल डेप्थ, या इट इज अ मेटाफर फॉर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो इसमें रिफ्लेक्ट प्यूरिटी और इमोशनल डेप्थ को बताया गया है। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ जो है बिलीव करते हैं देहात में रहने के लिए, देहात मतलब विलेज एरिया, रस्टिक लाइफ, और ये जेन्युइन ह्यूमन इमोशन और मोरल ट्रूथ को क्या किया गया है? बताया गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से प्यार करते थे दोस्तों, और इसीलिए इन्हें नेचर्स पोएट भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें टोटल मैंने लिरिकल बैलेट्स और आपका जो आपको मैंने टिंटर नेवे इससे पहले वाले में और डैफोडिल्स इसके पहले वाले में, और इसमें आज हम लोगों ने लिरिकल बैलेट्स और प्रील्यूड को भी देखा। तो जितने भी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको जो एग्जाम्स में आने की संभावना है,
मैंने सारा डिटेल में आपको बताया। इस वीडियो को आप बराबर देखो, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद दोस्तों।